नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर जिसके तहत हम जो है जीआईसी और जीडीसी ये दोनों बच्चों के लिए बराबर स्तर पे फ्रूटफुल है, क्योंकि जीआईसी का मेंस 30 अगस्त को प्रस्तावित है और जीडीसी का आई थिंक 22 सितंबर को। तो ऐसे में जीडीसी का भी रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है और संस्थान उसको भी लेकर के मेन सीरीज का जो है वो अनाउंस कर ही चुका है। तो ऐसे में जीआईसी जीडीसी वाले बच्चे जुड़े और जीआईसी वाले बच्चों की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो वो भी जो है संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं। और उसके तहत आज का जो हमारा प्रश्न है कि भारत में दलीय प्रणाली के विकास का विश्लेषण कीजिए तथा इसकी प्रमुख कमजोरियों पर प्रकाश डालिए। तो 25 अंक का प्रश्न है। इसे कितने शब्दों में लिखना है? 250 शब्दों में लिखना है। और देखिए, आप लोग के जहन में एक चीज ये रहता है कि सर पेज कितना मिलेगा लिखने के लिए। तो इसमें क्या है ना कि आपको बहुत ज्यादा आयोग लिखवा नहीं रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा पेज भी नहीं देगा। जैसे एलटी में दे दिया था या जो पीसीएस में दे दिया था कि भाई 15 अंक के लिए, सॉरी 12 अंक के लिए 3 पेज दिया था, और जो 8 अंक के थे उनके लिए दिया था वो 2 पेज। यहाँ क्या है कि यहाँ जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो उसमें देखा गया है कि किया क्या है कि जो 10 अंक के प्रश्न हैं उसके लिए 1 पेज दे रहा और 1 पेज में वो 2 दे रहा है। 10 अंक के 2 प्रश्न की, मतलब ये अगर पेज है, एक तो A4 साइज जैसा वहां कॉपी होती नहीं, थोड़ी उससे छोटी ही होती है, और उसे 2 पार्ट में ऐसे बांट दिया। तो एक क्वेश्चन यहाँ दे दिया, एक क्वेश्चन यहाँ दे दिया, मतलब आधे आधे पेज में आपको 10 अंक वाला प्रश्न लिखना है, जिसे 50 शब्दों में लिखना है। तो ऐसे में आप लोग जो है थोड़ा सा एकदम टू द पॉइंट लिखने का प्रयास करिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि खूब बड़ा बड़ा पढ़ के जाएंगे और वहां छोटा कर ही नहीं पाएंगे। इसी तरीके से जो 15 अंक का प्रश्न है, तो उसके लिए वो 1 पेज दे रहा है, और कहीं कहीं किसी किसी प्रश्न में क्या है वो 1.5 पेज भी दिया है। तो इसका ध्यान रखना। और जो 25 अंक का प्रश्न है उसके लिए वो क्या दिया है, तो 4 पेज दिया। तो यही उसका स्ट्रक्चर होता है। तो दिक्कत क्या होती है? दिक्कत होती है सबसे ज्यादा बच्चों को, ये जो 10 प्रश्न है आधे ही पेज में उसको लिखना है, और आधे पेज में क्या है, आप लोग की भूमिका लिखने की आदत बनी हुई है। तो इसीलिए गागर में सागर भरना है। आपसे आयोग लिखवा कम रहा है, तो आपसे कैसा जो है वो डिमांड कर रहा है, गुणवत्तापूर्ण डिमांड कर रहा है, और बहुत टू द पॉइंट लिखने के लिए कह रहा है। ये नहीं है भाई, यहाँ तो आप लोग कर क्या रहे हैं कि आधे आधे पेज की, उसे ज्यादा की तो भूमिका केवल लिख रहे। तो सोचिए कि अगर आप भूमिका ही आधे पेज में लिखेंगे तो आपका उत्तर कहाँ गया, तब तो फिर आपके लिए बड़ी समस्या है। तो इसका भी अपने आंसर राइटिंग में ध्यान दीजिएगा और इस पे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर इस पे लेखन पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में बहुत कुछ आता रहेगा, लेकिन अरेंज करके आप लिख ही नहीं पाएंगे, और क्या होगा आपके साथ, धोखा होगा। आप तब बहुत ज्यादा निराश होंगे कि जब आपने बहुत अच्छी तैयारी करी, सब आ रहा था, लेकिन आप जो है उसको कायदे से लिख नहीं पाए। और जो परीक्षा है, ये मुख्य परीक्षा, ये आपके ज्ञान के साथ साथ आपके लेखन कौशल की, आपके टाइम मैनेजमेंट की, सारी चीज की परीक्षा होती है। ठीक है, तो जब तक सारी चीजों पे आप काम नहीं करेंगे तब तक मुख्य परीक्षा निकलता ही नहीं है। और यही कारण है कि आप लोग अपने आसपास पीटी चैंपियन लोगों को तो खूब देख लेते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन मतलब मेंस उनका कभी नहीं निकलता है। कारण ये है कि मेंस का अप्रोच ही दूसरा होता है। बीए एमए वाला अप्रोच नहीं होता है कि 1 पेज आधे पेज में आप भूमिका लिखिए और इस तरीके से नहीं अंक पाएंगे। यहाँ तो आप टू द पॉइंट लिखते जाइए और फिर आप देखिए अच्छा अंक पाएंगे। ये सारे बैचेस चल रहे हैं, तो हिस्ट्री ऑप्शनल हमारे यहाँ चल रहा है, आप जुड़ सकते हैं। सिविक्स का ऑप्शनल चल रहा है और ज्योग्राफी ऑप्शनल चल रहा है। साथ ही साथ हमारा जो प्रथम प्रश्न है हिंदी और निबंध वाला, वो भी चल रहा है, और सारे कोर्स जो है वो रनिंग में है। साथ ही साथ जीआईसी और जीडीसी, सॉरी जीडीसी इतिहास और जीडीसी पॉलिटिकल साइंस का जो भी बैच है हमारा, वो स्टार्ट होने वाला है। ऐसे में नामांकन शुरू है और स्टार्टिंग के 20 बच्चों के लिए ऑफर भी है, तो आप लोग इससे भी जुड़ सकते हैं। चलिए, प्रश्न पढ़ रहे हैं कि भारत में दलीय प्रणाली के विकास का विश्लेषण कीजिए तथा इसकी प्रमुख कमजोरियों पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रश्न का 2 पॉइंट है। एक तो भारत में जो दलीय प्रणाली है
इसके इसके डेवलपमेंट को बताना, तो ये पॉइंट मतलब ये पहला पक्ष हो गया। और फिर इसकी प्रमुख कमजोरियों पर भी प्रकाश डालिए कि जो भारत में दलीय प्रणाली है इसकी कमजोरियां क्या हैं। तो दोनों पॉइंट को बताते हुए आपको एक निष्कर्ष देना है। तो चलिए थोड़ा सा पहले भूमिका बताइए कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनैतिक दल क्या है। तो लोकतंत्र की रीढ़ माने जाते हैं। भाई वर्तमान में जो राजनीतिक दल हैं वही तो लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई उन्हीं के प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, हम चुनते हैं, आप चुनते हैं, और उन्हें अपना प्रतिनिधि बना करके विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, ताकि वो आपके लिए नियम कानून बना सके। तो वो उसके लिए आधार का काम कौन करता है? तो यही जो दलीय प्रणाली है, ठीक है, रीढ़ माने जाते हैं। भारतीय संविधान ने बहुदलीय व्यवस्था को क्या है तो अपनाया है, जिससे विभिन्न विचारधाराओं, वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व संभव हो सका है। हमारा जो संविधान है वो बहुदलीय प्रणाली को अपनाया है। भाई अमेरिका में तो दो ही दल है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, लेकिन हमारे यहाँ तो इतने दल हैं। भाई राष्ट्रीय दल ही 6-7 ठो हैं, उसके बाद क्षेत्रीय दलों की तो गिनती नहीं है कितना है। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे उसको उन्होंने इस दलीय व्यवस्था को क्यों अपनाया? क्योंकि भारत क्या है तो बहुभाषी, बहुधार्मिक और एक विविधता वाला देश है। तो ऐसे में सभी लोगों का समान प्रतिनिधित्व हो सके संसद में, विधानसभाओं में, तो इसमें बहुदलीय प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आपने जो है भूमिका में इतनी चीजें दे दी, और इससे ज्यादा भूमिका भले 25 अंक का प्रश्न है, 3-4 लाइन से ज्यादा की भूमिका आपको नहीं लिखनी है। ये नहीं है कि 10 लाइन की भूमिका लिख लेंगे तो आपको जो है अतिरिक्त नंबर मिलेगा। कोई अतिरिक्त नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि आप जो है क्या करेंगे, आपका जो बीच का पार्ट है वो डिस्टर्ब होगा। मतलब जहां से आपको ज्यादा नंबर पाना वो आप कंप्रोमाइज करेंगे। तो बस इतना आपने बता दिया, और भूमिका को भी टू द पॉइंट। ये नहीं है कि अब पूरा खाका खींचने लगी अतीत से लेकर के वर्तमान तक, नहीं, बस इतना करके निकली आगे। अब क्या है कि स्वतंत्रता के बाद दलीय प्रणाली ने कई चरणों से गुजरते हुए विकास किया है, जो निम्नलिखित। अब आ गए आप किस पे? अपने मूल पॉइंट पे कि भाई पहला जो पार्ट है वही विकास पे ही पूछा है। तो बताइए कि सबसे पहले क्या है? तो एक दल का प्रभुत्व। यहाँ चूंकि स्वतंत्रता के बाद आपने हेडिंग डाला है तो स्वतंत्रता के बाद ही बताएंगे। तो पहला आम चुनाव कब होता है? 1952 में होता है। और 1952 से 67 तक का फेज आप क्या देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद शुरुआती दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो सबसे शक्तिशाली दल के रूप में उभरता है। मतलब केंद्र में भी उन्हीं की सरकार रहती है, और राज्यों में भी, केरल को छोड़ दिया जाए तो केरल में शायद 1957 में पहली वामपंथी सरकार स्थापित हो गई थी। इसके अलावा पूरे अखिल भारत में कांग्रेस ही था, मतलब पूरा पूरा कांग्रेस में भारत था। और यदि थोड़ी सी आप पृष्ठभूमि में आप जाएंगे आजादी के पहले की स्थिति में, तो आपको पता ही होगा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। फिर 1906 तक आते आते मुस्लिम लीग आ जाता है। फिर 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी आ जाती है। तो ये तो स्वतंत्रता के पहले की कहानी है। देखिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव से लेकर के 1967 तक की स्थिति यही रहती है कि कांग्रेस में भारत रहता है। एक दो अपवाद को छोड़ करके, केरल का अपवाद मैंने बताया, ठीक है। फिर प्रभुत्व का पतन और क्षेत्रीय दलों का उदय, और ऐसे ही आपको हेडिंग डाल के चीजों को लिखनी है। और देखिए आप लोग बच्चे फोन करते हैं कि सर याद नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रही, तो जब आप पूरा पूरा प्रश्न रटेंगे तो कहां से याद होगा? वैसे भी प्रश्न नहीं रटना है, आप पॉइंट बस रट लीजिए। प्रश्न इन पॉइंट आपके दिमाग में रहेंगे, इनका फॉर्मेट दिमाग में रहेगा, तो मुख्य परीक्षा में आप जाकर के आराम से करके आ जाएंगे। बस पॉइंट रटिए, फैक्ट मत रटिए, ठीक है। पॉइंट रहेगा तो आपके जहन में चीजें आ ही जाएंगी। तो एक दल का जो प्रभुत्व है 1952 से 67 तक खत्म होता है। फिर दूसरा दल आता है, क्षेत्रीय दलों का उदय होता है, प्रभुत्व का पतन होता है। ये दौर कब होता है? 1967 से लेकर के 1989 तक का चरण। इस समय कांग्रेस के एकाधिकार को चुनौती मिलने लगी। मतलब 67 तक तो कांग्रेस ही था, लेकिन अब क्या है कि इसके बाद कांग्रेस का जो एकाधिकार है उसको चुनौती मिली। राज्यों में भाषा, संस्कृति और स्थानीय मुद्दों के आधार पर कई क्षेत्रीय दल उभरे।
1977 में तो जनता पार्टी की सरकार तक बन गई। मतलब आप लोग को कहानी पता ही होगा कि जो आपातकाल लगाती हैं और उसके बाद जो आम चुनाव होता है तो लोग इतना रुष्ट होते हैं इंदिरा गांधी से कि 77 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता दल की सरकार आ जाती है और कई क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो अस्तित्व में आ जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में लोक दल एक पार्टी है, वो अस्तित्व में आ जाती है। फिर गठबंधन राजनीति का युग। अब जो गठबंधन राजनीति का युग क्या है, तो 1989 से 2014 के बीच में आप देखेंगे तो इस समय बहुत से दलों के बीच गठबंधन की सरकारें बनती हैं। और गठबंधन की सरकारें जब बनती हैं तो वो अस्थायी होती हैं, बहुत दूर तक चलती नहीं है। किसी भी दल को कोई आपत्ति हुई तो धमकी देता है कि हम जो है समर्थन खींच लेंगे, आपकी सरकार गिरा देंगे। और आप देखेंगे भी जो एनडीए के तहत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है तो 13 दिन चलती है, 13 महीना चलती है, और दूसरा और तीसरा जो टर्म होता है वो जो है अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। इसी तरीके से चंद्रशेखर सिंह की सरकार है, बीपी सिंह की सरकार है, ये सब जो है बहुत अल्प समय तक रहती है और फिर जो है क्या है कि ये सरकारें गिर जाती हैं। फिर इसी बीच में कौन आते हैं, एचडी देवगौड़ा आते हैं, वो भी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं कुछ महीनों के लिए। फिर इंद्र कुमार गुजराल आते हैं, शायद 1 वर्ष रहते हैं। तो इस तरीके की चीज होती है। और जब भी किसी पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, वो बहुमत की बैसाखियों पे रहेगा, तो वो सरकार अस्थिर रहेगी, कभी भी गिर सकती है और गिरी भी खूब। उसके बाद आप देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब 2004 में विदाई होती है, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार आती है, तो वो भी क्या है, वो भी गठबंधन वाली ही सरकार रहती है। मनमोहन सिंह की जो पार्टी है कांग्रेस, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी तो उभर के आती है, लेकिन उसे 272 का जो जादुई आंकड़ा है वो नहीं मिलता है। तो ऐसे में बहुत से पार्टियों के साथ ये गठबंधन करके सपा से करते हैं, आरजेडी से करते हैं, तृणमूल कांग्रेस रहती है, फिर साउथ की पार्टियां रहती हैं, उनके साथ मिलकर के ये 2 टर्म पूरा करते हैं, 2004 से 9 तक का और फिर 9 से 2014 तक का। और इस दौरान में पीएम कौन रहते हैं, मनमोहन सिंह रहते हैं। और फिर इसके बाद आते हैं जो वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, 2014 से अभी तक बने हुए हैं, और इनका विजन है कि 2047 तक हमारी पार्टी सत्ता में रहेगी, हम ही सत्ता में रहेंगे। और देखिए क्या होता है। फिलहाल टारगेट तो ये लोग यही बना के चल रहे हैं। फिर इसमें क्या होता है कि इस दौरान आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्षेत्रीय दलों का भी विकास होता है। मतलब ये जो क्षेत्रीय दल हैं इतने ताकतवर होते हैं कि क्षेत्र की जो राजनीति है उसको तो प्रभावित करते ही करते हैं, साथ ही साथ केंद्र में भी जो है ज्यादा से ज्यादा सांसद जीत करके वहां भी अपनी धमक जमाते हैं। और इसमें आप देखेंगे हमारे यूपी से सपा है, बसपा है, बिहार से राष्ट्रीय जनता दल है लालू जी वाली, ममता बनर्जी जी की तृणमूल कांग्रेस है, फिर साउथ में डीएमके है, एआईडीएमके है। ये सब जो दल हैं न केवल क्षेत्रीय स्तर पे अपनी सरकारें बनाते हैं इसी ड्यूरेशन में, मतलब मुख्यमंत्री तो इन्हीं की पार्टी का होगा उस क्षेत्र में, उस राज्य में, साथ ही साथ ये ठीक ठाक सांसद भी जीतते हैं इनके पार्टी से। तो ऐसे में केंद्रीय राजनीति को भी ये प्रभावित करते हैं। तो ये चरण 1989 का क्या हुआ कि गठबंधन राजनीति का पूरी तरीके से युग था, क्षेत्रीय दलों के विकास का युग था। और फिर आप देखेंगे कि इससे क्या होगा, तो इससे संघीय ढांचे को मजबूती मिलेगी। भाई संघ में क्या है कि क्षेत्रीय दल और केंद्रीय दल सभी मिलकर के बेहतर काम करें, मतलब समाज के तृणमूल स्तर तक की भागीदारी हो, वही संघीय ढांचा है मजबूत वाली स्थिति का। तो ऐसे में आप देख ही रहे होंगे कि भाई जब क्षेत्रीय दलों की जब भी भागीदारी होगी तो वो समाज के तृणमूल स्तर तक की भागीदारी मानी जाएगी। ठीक है, तो ये इसका लाभ हुआ। और फिर 2014 के बाद क्या शुरू हो जाता है, पुनः एक दल की पार्टी का बहुमत और प्रभुत्व की स्थिति मजबूत होती है। फिर क्या होता है कि जो 2014 के बाद कि एक पार्टी तो केंद्र में मजबूती से आती है, भाई 2 टर्म 14 से 19, 19 से जो है 24 तक ये बहुत मजबूती से आते हैं। और 24 में तो आलम ये रहता है कि ये नारा लगाते हैं कि अब की बार 400 बार, मतलब कि
जो सांसद हैं 550 सांसद हैं, इसमें 400 से ज्यादा सांसद हम ही जीत के आएंगे। सोचिए अगर ऐसा हो जाता तो भारतीय इतिहास में ये वाकई में इतिहास बन जाता। लेकिन क्या हुआ कि जनता है, जनता सब जानती है, गिर करके नीचे आ गए। कहाँ आ गए? 242 पे। तो फिर थोड़ा सा इनके प्रभुत्व को झटका लगा। लेकिन वर्तमान में क्या है कि सांसद लोग अपनी निष्ठा बदलने के लिए इतने आतुर हैं कि सब सांसद खुद ही टूट टूट करके इनके हाथों को मजबूत कर रहे हैं और पुनः ये एक ताकतवर पार्टी के रूप में पुनः उभर रहे हैं। तो फिर मतलब जो है एक दल की ही मजबूती दिख रही है। और ऐसे में राज्यों में आप देखेंगे कि भाजपा के लिए कि अंग बंग, मतलब अंग माने बिहार हो गया, बंग माने बंगाल हो गया, कलिंग माने उड़ीसा हो गया, तो सब जीतते ही जा रहे। उत्तर प्रदेश में है ही ये। तो ऐसे में आप देखेंगे कि केंद्र में भी फिर वही पार्टी और राज्यों में भी ज्यादा से ज्यादा जो विधानसभाएं हो रही हैं भाजपा ही स्थापित होती जा रही है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं है, कहीं कहीं इनको झटका भी लग रहा है, जैसे कहीं कांग्रेस आ जा रही है और फिर कहीं कहीं क्षेत्रीय पार्टी। भाई अभी साउथ में देख लीजिए भाजपा वाले या कांग्रेस वाले कितना मेहनत की, लेकिन विजय की नई नवेली पार्टी निकल के आ गई। और यही क्या है, यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। और इसीलिए देखिएगा कि सबका अपना बराबर अस्तित्व आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब आपके प्रश्न का एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है कि भारतीय दलीय प्रणाली की प्रमुख कमजोरियां क्या हैं। और अब कमजोरियों के तहत आप देखिए, ये आपका दूसरा पार्ट है प्रश्न का, कि आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। तो इसमें क्या है कि दलों में आंतरिक लोकतंत्र का न होना नेतृत्व परिवर्तन नहीं, परिवारवाद की समस्या। मतलब इसमें आप ये बता रहे हैं कि जो राजनीतिक दल हैं तो वहां क्या है, उनमें आंतरिक लोकतंत्र ही नहीं है। मतलब उनमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, कोई व्यक्ति है वो पार्टी खड़ा किया है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो डेथ किया तो उसके बेटे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और कभी भी उस पार्टी को सत्ता में बने रहने का मौका मिलेगा तो उसका ही जो बेटा होगा या स्वयं होगा वही क्या बनेगा, तो राजा का बेटा राजा। मतलब उदाहरण मुलायम सिंह जी का ले लीजिए, फिर बिहार में लालू यादव जी का ले लीजिए। तृणमूल कांग्रेस के विघटन का एक बड़ा कारण भी यही रहा ममता बनर्जी का, कि वो अपने भतीजे पे जो है बहुत ज्यादा आश्वस्त रही कि हम अपनी राजगद्दी जो है भतीजे को देंगे, और भतीजा उतना काबिल नहीं था। और यही कंडीशन बहन जी के साथ है, वो आकाश आनंद को देना चाहती हैं। मतलब कहीं न कहीं अपनी विरासत अपने में ही देना। तो ये तो लोकतंत्र नहीं हुआ, ये तो फिर वही राजतंत्र वाली धारा चली आई कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जबकि उस पार्टी में बहुत से कार्यकर्ता हैं, क्यों नहीं आप ग्रास रूट से किसी कार्यकर्ता को उठा के आप जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना देते हैं। और भाजपा वाले जो एक चीज कहते हैं ना कि हमारा लोकतंत्र अलग है, थोड़ा सा यहाँ स्कोप रहता है। भाई नितिन नवीन को कौन जान रहा था कि उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, या ऐसे ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं जिनकी राजनीतिक बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था। मोहन यादव क्या थे, एक मंत्री थे और बहुत पावरफुल नहीं थे, लेकिन उठा के बना दिए गए। भजन लाल शर्मा जो है राजस्थान वाले हैं। तो ये चीजें रही। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि आंतरिक लोकतंत्र का अभाव आप देखेंगे। फिर अवसरवादी राजनीति और दल बदल। क्या है कि स्वार्थ और सत्ता के लिए नेताओं द्वारा पार्टी बदलना आम हो गया है, इससे राजनीतिक स्थिरता प्रभावित हो रही है। और हाल ही में उदाहरण आप लोग देखे होंगे कि आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद रहते हैं, कौन चड्ढा है, वो राघव चड्ढा, वो जब तक भाजपा में शामिल नहीं हुए थे उसके पहले बहुत बोलते थे, बहुत बोलते थे। उसके बाद क्या हुआ, भाजपा में आ गए, उसके बाद से इतनी घटनाएं हुई, आज तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। कई शिवसेना के सांसद टूट के भाजपा में मिल जा रहे हैं। क्यों मिल जा रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि जो हमारी मात्र पार्टी है उससे हमको लाभ नहीं मिलना है, सत्ता की मलाई तो यही मिलेगी। तो इस तरीके से चीजें हो जा रही हैं। फिर धन बल और अपराधीकरण। चुनाव में बढ़ता धन बल, बाहुबल, अपराधियों की संख्या। आज भी लाख चुनाव आयोग नियम कानून बना ले, लेकिन अपराधी हैं कि वो जाते नहीं है। उनको लगता है कि अपराध कर लिए, पैसा आ गया है, अब चुनाव जीत करके माननीय बन जाएंगे, और हमारा समाज उन्हें एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो ऐसे में ये चीजें हैं कि मतलब इतने इतने मुकदमे लगे हुए हैं। वो मंत्री, विधायक, सांसद, किसी किसी राज्य में तो मुख्यमंत्री बन के वह व्यक्ति घूम रहा है। फिर आपराधिक छवि वाले नेताओं का बढ़ता दखल लोकतंत्र को क्या करता है, कमजोर करता है, एकदम करता है। फिर जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। तो क्या होता है कि जब
क्षेत्रीय पार्टियां सत्ता में आती हैं या केंद्र सरकार उनके सहायता समर्थन से चलता है, तो ऐसे में क्या है कि क्षेत्रवाद और जातिवाद की चीजें हावी रहती है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का आधार ही क्या है कि एक क्षेत्र विशेष की वो पार्टी है तो वहां के कुछ मुद्दे होंगे, और कुछ होती है कि जाति विशेष की पार्टी है। जैसे हमारे यहाँ एक पार्टी है सुहेल देव की है, जो राजभर वाली पार्टी है, तो उसमें मैक्सिमम आप राजभरों को देखेंगे। एक निषाद पार्टी ही है, तो अब निषाद को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अब ये सब पार्टी के लोग अगर केंद्र में सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे, तो इनका फोकस क्या होगा कि सबसे पहले अपनी जाति के लोगों को बढ़िया व्यवस्था में लाओ और अपने क्षेत्र की जो समस्या है उनको जो है वो दूर किया जाए। तो ये एक हद तक तो ठीक है भाई, हर जाति के लोग नेता अपने जाति का विकास करें, ये तो अच्छी बात है। हर क्षेत्र के नेता अपने क्षेत्र का विकास करें, अच्छी बात है। लेकिन जब जाति और क्षेत्र की चीजें राष्ट्र पे हावी होने लगे कि भाई राष्ट्र नहीं चाहिए हमको, हमारा क्षेत्र और जाति चाहिए, तो ऐसे में जो हमारी मूल संकल्पना है, जो संघ की संकल्पना है, संघवाद की जो संकल्पना है, वो तो फिर डिस्ट्रॉय होगी। तो इसीलिए एक सीमा तक तो ये चीजें ठीक लगती हैं, लेकिन उसके बाद क्या है कि ये एक तरीके से कैंसर की तरह होती हैं, जो राष्ट्रीय सरकार को प्रभावित करती हैं, जिसके जिम्मे न केवल देश की बल्कि विदेशों से भी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो प्रभावित होता है। ठीक है, सीमित सामाजिक एवं क्षेत्रीय हितों पर आधारित राजनीति राष्ट्रीय हितों पर क्या है तो प्रतिकूल प्रभाव डालती है। वही मैंने पीछे बताया कि किस तरीके से जो है। अब उदाहरण देखेंगे कि मनमोहन सिंह के समय में न्यूक्लियर डील होना था और क्षेत्रीय पार्टियों ने जो तमाशा किया था, वो तो कहिए कि भाई चलिए उस समय अमर सिंह लोग थे, ये लोग किस तरीके से मैनेज करके मतलब उस न्यूक्लियर डील को पास करा पाए थे। नहीं तो लग ही नहीं रहा था कि वो एक महत्वाकांक्षी बिल था कि हम जो है संसद में उसे पास करा पाएंगे, क्योंकि वहां क्या था कि जो क्षेत्रीय दल थे उसके विरोध में थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय दलीय प्रणाली ने लोकतंत्र को व्यापक आधार प्रदान किया है तथा विविध समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया है। हालांकि इसकी कुछ गंभीर सीमाएं भी है। मतलब आप क्या करेंगे, जो भारतीय दलीय प्रणाली है उसने क्या किया कि लोकतंत्र को मजबूत किया है और तृणमूल स्तर पर जो है वो राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित किया। वो दिख भी रहा है क्षेत्रीय पार्टियों के द्वारा, लेकिन इसकी कुछ गंभीर सीमाएं हैं और सीमाओं में मैंने आपको बताया है कि जिसमें वही धन बल की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, धर्म की राजनीति। अभी चुनाव आएगा यूपी में, अली और बजरंगबली फिर आ जाएंगे। मतलब नेताओं को शर्म नहीं आती, कितने बेशर्म है कि ईश्वर को भी बीच में ला देते हैं। तो इसमें कुछ गंभीर सीमाएं हैं, वही जो मैंने सारी अभी बताई उसको और इसके अगर सुधार की आवश्यकता है ताकि सभी भारतीय लोकतंत्र को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बना सके। मतलब ये जो सीमाएं हैं इनको सुधार कर लिया जाए, जिससे हमारा लोकतंत्र क्या है कि और अधिक जो है वो प्रभावी और सुदृढ़ बन सके, क्योंकि यही जो है हमारे जीवन का आधार है भाई। यही जो है पार्टियां हमारे लिए नीति निर्माण का काम करती हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करती हैं, हमारे डेवलपमेंट का, हमारे भविष्य की दिशा तय करती हैं। तो ऐसे में इनमें सुधार तो होना ही चाहिए और इसीलिए तमाम कमेटियों के द्वारा समय समय पर इस पर सुधार भी कराए गए हैं। वो आपका विषय नहीं है तो उसको यहाँ जानने की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था और ये जो हमने पढ़ाया इसका पीडीएफ आपको @समृद्धि-IAS ऑफिशियल पे मिल जाएगा। ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग मांगते रहते हैं तो संस्थान देता रहता है। ये हमारे कुछ लिंक्स है, तो अभी तक आप लोगों ने इसे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो हमारा यूट्यूब है समृद्धि-IAS का, जिससे अभी हम आप रूबरू हैं। दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। ये सारे चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं और ऐसे निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और सबसे अंत में आप हमारे GIC सिविक्स या GIC हिस्ट्री, GIC ज्योग्राफी या GIC के फर्स्ट पेपर के लिए, GDC के लिए मेंस आंसर राइटिंग बैच से जुड़ना चाहते हैं जो टेलीग्राम पे संचालित होता है, तो उसके लिए 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।